एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ने का सिलसिला हमने शुरू किया है। समकालीन विश्व राजनीति में अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पहला हमने देखा शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने देखा कि 1945 के बाद 1991 तक किस प्रकार अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच एक अप्रत्यक्ष जंग रही, जिसको शीत युद्ध के दौर से जानते हैं। वहीं हमने उसके बाद दूसरे चैप्टर में देखा कि 1990-91 तक आते आते किस प्रकार एक शक्ति गुट का विघटन हो गया। यानी दूसरा चैप्टर हमने देखा था कि किस प्रकार गोर्बाचेव की नीतियों के कारण सोवियत संघ विघटित हो गया और 1991 के बाद विश्व में शक्ति का संतुलन एक बार फिर से बदलाव की स्थिति में आया। और इस शक्ति संतुलन के बदलाव को हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तीसरा चैप्टर है हमारा समकालीन विश्व में। मैंने पहले भी बताया था कि समकालीन विश्व हम उसको कहते हैं जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकी वर्चस्व। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार सोवियत संघ अंत में 1991 आते आते 15 देशों में विघटित हो गया और जो शक्ति का संतुलन था, पावर ऑफ बैलेंस था, वो अब अमेरिका की तरफ झुक गया। यानी विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति या सुपर पावर के रूप में बच गया। कई विद्वानों ने इसको इतिहास का अंत कहा। कई विद्वानों ने कहा अब बाइपोलर सिस्टम की जगह यूनिपोलर सिस्टम आ गया। यानी 2 ध्रुवीयता के स्थान पर अब एक ध्रुवीय विश्व में हम चल रहे हैं। एक ध्रुवीय विश्व का अर्थ था कि अमेरिका का ही वर्चस्व वर्तमान समय में है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका के वर्चस्व में हम चल रहे हैं या अमेरिका के वर्चस्व को कोई चुनौती भी दे रहे हैं, या अमेरिका के वर्चस्व को हम किन किन फील्डों में, किन किन क्षेत्रों में हम अमेरिका के वर्चस्व को देख सकते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्चस्व कहते किसको है, यानी वर्चस्व का अर्थ। वर्चस्व का अर्थ क्या, अर्थ क्या है इस वर्चस्व का, इस वर्चस्व का मीनिंग क्या होता है। वर्चस्व का अर्थ है अपने मनमाने ढंग से विश्व व्यवस्था को चलाना। यानी अपने अनुसार, अपने राष्ट्र के हित के अकॉर्डिंग जब कोई देश दुनिया को चलाने की कोशिश करता है या चलाने में सफल होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस समय उस देश का वर्चस्व चल रहा है। यानी वर्चस्व का अर्थ है ताकत या शक्ति, शक्ति या ताकत, शक्ति या ताकत ग्रहण करना और उस ताकत को, उस शक्ति को लगातार अपने पास बनाए रखना। इस वर्चस्व शब्द को प्राचीन समय से राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। प्राचीन समय में जब हम यूनान राज्य की बात करते हैं, यूनान सिटी स्टेट की बात करते हैं, तो एथेंस एक ऐसा राज्य था। एथेंस एक ऐसा राज्य था जो उस समय यूनान के समस्त सिटी स्टेटों में अपने वर्चस्व को बनाए रखता था। और उस एथेंस के वर्चस्व को उस समय हेजेमनी शब्द से जाना जाता था। या एथेंस के वर्चस्व को प्राचीन यूनान में हेजेमनी कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान विश्व राजनीति अमेरिका की हेजेमनी में है। तो वर्चस्व का अर्थ क्या है, शक्ति या ताकत को ग्रहण करना और लगातार उसको बनाए रखना। दुनिया में शक्ति का संतुलन और शक्ति लगातार बदलती रहती है। कभी ब्रिटेन की
नौसेना मजबूत मानी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां, दो सुपर पावर हेजेमनी या वर्चस्व को लेकर लगातार अप्रत्यक्ष रूप से टकराती रही और वर्तमान में 1991 के बाद दुनिया को एक ध्रुवीय विश्व भी कुछ विद्वान कहते हैं। और एक ध्रुवीय विश्व कहने का मतलब यही है कि अमेरिका के वर्चस्व में वर्तमान समय में दुनिया चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप में हम कहां अमेरिका के वर्चस्व को देखते हैं। यानी अमेरिका के वर्चस्व के व्यवहारिक स्वरूप की अगर हम बात करें, व्यवहारिक स्वरूप की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन रूपों में हम दुनिया के वर्चस्व को देखते हैं। साधारण सी बात है कि अमेरिका दो महाद्वीपों का एक संयुक्त रूप है, जिसमें एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका। दो महाद्वीप है, कई देश हैं उसमें, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व को हम इसी शब्द से देख सकते हैं कि साधारण बोलचाल में अमेरिका का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किया जाता है, जबकि अमेरिका एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, दो महाद्वीप है। लेकिन जब भी बात अमेरिका की जाती है तो सबके मन में एक ही विचार आता है कि ये बात यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात हो रही है। तो ये भी एक वर्चस्व है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जब दुनिया में समाजवादी गुट का अंत हो गया, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो तब नए छोटे देश अमेरिका और उदारवादी नीतियों की तरफ आकर्षित हुए और अमेरिका उनको अनेक प्रकार से मदद और शांति की एक बात करता है। लगातार अमेरिका सोचता है कि छोटे देश लगातार, और अमेरिका सोचता ही नहीं है, सभी छोटे देश अमेरिका की तरफ आकर्षित होते हैं और वो सोचते हैं कि अब विश्व में अगर शांति है या देश के अंदर अगर शांति चाहना है तो अब अमेरिका के पक्ष में खड़े होकर ही मिल पाएगी। और इसको कहते हैं पैक्स अमेरिकाना। एक शब्द है पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना का मतलब है कि दुनिया के हाथों अब शांति, अमेरिका के, यूएसए के हाथों अब शांति, और पैक्स अमेरिकाना पर ही वर्तमान विश्व व्यवस्था चल रही है। अब हम तीन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व चल रहा है या दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व चल रहा है। इसमें पहली कहानी हम देखते हैं, वो है, पहली कहानी है आयशा की। एक लड़की का नाम है आयशा। ये बगदाद की रहने वाली है। बगदाद यानी इराक की राजधानी बगदाद की रहने वाली थी और ये लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध में अमेरिका द्वारा इराक पर लगातार जो बमबारी की गई, उस बमबारी में उन मिसाइल के हमलों में इस आयशा के घर पर भी हमला हुआ और आयशा की एक टांग उसमें टूट गई और उसका सपना एक सपना ही रहा। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है, अमेरिका का सैन्य वर्चस्व इतना मजबूत है कि वह दुनिया पर कहीं पर भी जाकर अपने सैन्य परचम का एक उदाहरण पेश कर सकता है और इसको हम अमेरिका का सैन्य वर्चस्व के रूप में देख सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे सैन्य वर्चस्व की बात करेंगे। दूसरी कहानी है जाबू की। एक नाम है ये जाबू। ये डरबन का रहने वाला है। डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में डरबन है। डरबन का रहने वाला है। ये जाबू एक अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है और ये अपने कलाकारी के रूप में ही अपना
परचम करना चाहता है और अपने आप को एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में अपना आगे विकास करना चाहता है। लेकिन जाबू के मम्मी पापा, जाबू का गार्जियन अभिभावक उसको जबरदस्ती करता है कि नहीं तुम एमबीए की डिग्री करोगे। एमबीए ये अमेरिका का एक कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट में, एमबीए की डिग्री करोगे, जबरदस्ती घर वालों की जबरदस्ती कहते हैं। ये जाबू एमबीए का कोर्स करता है, लेकिन उसका व्यवसाय जो है वो मंदा चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, रोजी रोटी उसकी ठीक नहीं चल रही है। इस बात को से ये हम जग जाहिर कर सकते हैं कि आर्थिक रूप में भी अमेरिका का ही वर्चस्व चल रहा है, तभी तो जबरदस्ती अमेरिका के कोर्स पूरी दुनिया में कराए जा रहे हैं। तो इसको हम अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व के रूप में बाद में देखेंगे। आर्थिक वर्चस्व के रूप में हम इस चैप्टर के अंत में इसको देखेंगे। तीसरी छोटी कहानी है आंद्रेई की। आंद्रेई ये पर्थ का रहने वाला है। पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है। पर्थ का रहने वाला है। जिस समय ये अपनी मम्मी के साथ चर्च जाता है, जिस समय अपनी मम्मी के साथ जाता है चर्च में, तो ये कहता है कि नहीं मम्मी मैं नीली जीन्स पहनकर चर्च जाऊंगा, नीली जीन्स पहनकर चर्च जाऊंगा। उसकी मम्मी लगातार ये चाहती है कि जब भी ये चर्च में जाए तो अपने शालीन कपड़ों में पहनकर चर्च जाए, लेकिन आंद्रेई जिद करता है कि जब मैं नीली जीन्स पहनता हूं, जब मैं नीली जीन्स पहनता हूं तो मैं अपने आप को ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता हूं, फ्री महसूस करता हूं, इंडिपेंडेंट महसूस करता हूं। तो इससे ये जाहिर होता है कि सांस्कृतिक रूप में भी हम अमेरिका की भाषा, रीति रिवाज, पहनावा और जितने भी त्योहार हैं, हम सब अमेरिका के त्योहारों को, अमेरिका के फैशन को, अमेरिका के वेशभूषा को पहनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप में भी यानी कल्चरल रूप में भी हम अमेरिका के वर्चस्व में ही चल रहे हैं। उन्हीं के खान पान को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के खान पान को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इन तीन रूपों को, इन तीनों वर्चस्वों को हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार अमेरिका का वर्चस्व चल रहा है। 1991 में मैंने पहले ही बताया, सोवियत संघ के विघटन के बाद समकालीन विश्व अमेरिका के वर्चस्व के साथ आगे बढ़ा, जिसको कुछ विद्वान यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय विश्व की संज्ञा भी देते हैं। इस एक ध्रुवीय विश्व का सही उदाहरण तब देखा गया जब 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ। उस युद्ध में अमेरिका ने एक ऐसा परिचय दिया जिससे पूरी दुनिया को अब पूर्ण रूप से एहसास हो गया था कि वास्तव में हम अमेरिका के वर्चस्व में ही चल रहे हैं। देखते हैं इसको नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया जाता है। नई विश्व व्यवस्था या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? ये नई विश्व व्यवस्था, इसको देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था क्या थी, इसको देखते हैं। 1990 में एक तरफ सोवियत संघ अपने अंतिम समय गिन रहा था। सोवियत संघ में एक तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी। उसी समय इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत पर जैसे ही इराक ने कब्जा किया तो कुवैत ने यूएनओ में अपनी गुहार लगाई कुवैत द्वारा कि हमको इराक द्वारा हमारे ऊपर इन्वेंशन किया गया है, हमारे ऊपर हमला किया गया है। और यूएनओ जो कि शीत युद्ध के समय चुपचाप रहता था, मौन रहता था, जब इराक के ऊपर हमला करने के लिए इस यूएनओ से अनुमति मांगी गई।
इस यूएनओ से अनुमति मांगी गई। तो अब तक यूएनओ चुपचाप जो शीत युद्ध में रहता था, यूएनओ ने तुरंत अनुमति दे दी कि हाँ, इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जाए। इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जाए। किसने दिया? यूएनओ ने तुरंत हमले की अनुमति दे दी। अमूमन ये होता था कि शीत युद्ध के समय इस यूएनओ द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी जाती थी, चुपचाप रहता था। लेकिन 1990 में तुरंत अनुमति दे दी। जैसे ही यूएनओ की अनुमति मिली, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश ने कहा ये नई विश्व व्यवस्था है। जॉर्ज बुश ने क्या कहा कि ये नई विश्व व्यवस्था है कि यूएनओ तुरंत अनुमति दे रहा है। और जॉर्ज बुश का इशारा था नई विश्व व्यवस्था का मतलब समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है। और इस इराक पर हमला किया गया कुवैत को मुक्त कराने के लिए। इस कुवैत को मुक्त कराने के लिए 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों द्वारा इराक पर हमला किया गया। और इस हमले के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म ये काफी महत्वपूर्ण है ऑपरेशन है। कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था। इसी युद्ध को इराक पर किया गया संयुक्त सेना द्वारा, 34 देशों की सेना द्वारा इराक पर किया गया हमला, यानी कुवैत को मुक्त कराने के लिए 34 देशों की संयुक्त सेना द्वारा इराक पर किया गया हमला प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस प्रथम खाड़ी युद्ध में इन 34 देशों की सेना द्वारा एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। वैसे तो ये 34 देशों की सेना थी, लेकिन इन 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों में 75% सैनिक अमेरिका के थे। 75% अमेरिका के थे। और जो इसका नेतृत्व कर रहा था जनरल श्वार्ज़काउ, वो भी अमेरिका के ही थे। तो ये 34 देशों की सेना कहने के नाम पे थी, वास्तव में ये अमेरिका की ही सेना थी, यानी वास्तव में अमेरिका की ही सेना थी। और इस अमेरिका द्वारा इस युद्ध में स्टार्म बमों का भी प्रयोग किया गया। और इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। और अमेरिका द्वारा इसलिए इन विशेष प्रकार के बमों का, विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया ताकि दुनिया को यह लग जाए कि अब अमेरिका ही सब कुछ है, दुनिया में वर्चस्वधारी अब अमेरिका ही है। और अब कुछ देखना है तो विश्व को पैक्स अमेरिकाना में ही रहना होगा, अमेरिका के हाथों ही शांति की स्थिति होगी। यह था प्रथम खाड़ी युद्ध जिसको जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन ने कहा कि करने दो हम पे हमला, ये 100 जंगों की एक जंग होगी और हम मुकाबला करेंगे। लेकिन इराक मुकाबला नहीं कर पाया और इराक ने तुरंत कुवैत को छोड़ दिया। और कुवैत को मुक्त कराने के लिए की गई इस कार्रवाई को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहा जाता है और इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका लगातार आगे चलता रहा।
अमेरिका के वर्चस्व को हम आगे देखते हैं। अमेरिका के वर्चस्व को हम आगे देखते हैं। 1992 में जॉर्ज बुश को लगा था कि मैं प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित कर चुका हूं, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश फिर से चुनाव में उतरे। लेकिन 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के विल क्लिंटन से उनकी हार हो गई। विल क्लिंटन और अब आया बिल क्लिंटन का दौर, यानी क्लिंटन एरा। बिल क्लिंटन का दौर आया 1992 में। जॉर्ज बुश चुनाव हार गए बिल क्लिंटन से। बिल क्लिंटन ने क्या किया? बिल क्लिंटन ने अमेरिका की राजनीति को बाहरी पक्ष को छोड़ते हुए, यानी विदेश नीति पर कम जोर दिया और घरेलू सुधार पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। किसने? बिल क्लिंटन ने घरेलू सुधारों पर ज्यादा जोर दिया और घरेलू सुधारों के दम पर ही 1996 में 1996 में जब फिर चुनाव हुए तो बिल क्लिंटन एक बार फिर से चुनाव जीत गई। यानी लगातार 2 कार्यकाल 1992 से और 1996 में 2 बार लगातार बिल क्लिंटन चुनाव जीत गई। ये वैसे तो अपनी घरेलू सुधार की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 1999-98 में एक ऐसा दौर आया जब बिल क्लिंटन ने भी दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का एक परिचय दिया। हुआ क्या? 1999 में कोसोवो एक देश है, यहां पर सिविल वॉर चल रहा था। तो उसको दबाने के लिए अमेरिका ने कार्रवाई की और उस समय राष्ट्रपति थे यही बिल क्लिंटन। अमेरिका ने जब कोसोवो में वहां के सिविल वॉर को, वहां के घरेलू गृह युद्ध को, स्थिति को दबाने के लिए जब अमेरिका द्वारा कार्रवाई की गई, तो उस क्षेत्र के जो एक प्रमुख संगठन था आतंकवादी अल-कायदा आतंकवादी संगठन अमेरिका का विरोधी बन गया। और इस अल-कायदा संगठन ने इस अमेरिकी की कार्रवाई के विरोध में क्या किया? नैरोबी, कीनिया की राजधानी है नैरोबी और तंजानिया में अमेरिका के दूतावासों पर हमले की, बमबारी की। अमेरिका के दूतावासों पर नैरोबी और तंजानिया में अल-कायदा ने बमबारी की। जब बिल क्लिंटन को यह लगा तो बिल क्लिंटन ने अल-कायदा और इन आतंकवादी समूह के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया। कठोर कार्रवाई कहां पर गई? इस अल-कायदा के मुख्य ठिकाने थे सूडान और अफगानिस्तान में। सूडान और अफगानिस्तान में इस अल-कायदा के प्रमुख संगठन थे और इन सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष कार्रवाई की गई और उस विशेष कार्रवाई को कहते हैं ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का आदेश किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दिया। क्यों दिया? सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का आदेश दिया अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। इस ऑपरेशन में अल-कायदा एक बार फिर से खुंखार स्थिति में आया और इस खुंखार स्थिति में अमेरिका के पूर्ण रूप से खिलाफ हो गया।
आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। इस अलकायदा आतंकवादी संगठन द्वारा इसके बाद अमेरिका पर अब तक की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना की गई, जिसको 9/11 की घटना कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।